नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। तो आज मध्य प्रदेश में मुद्दा गरम है जीतू पटवारी की बुधनी में होने वाली पदयात्रा को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और फिर अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहे। लगातार हो रही हार के बाद कांग्रेस को जरूरत है कि वो विजयपुर बुधनी उपचुनाव जीते और खुद को साबित करे। खास तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने खुद को आला कमान की नजर में साबित करने के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा अब जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं संग जमीन पर बैठकर खाना खाने के अलावा पदयात्रा करने का फैसला लिया है ताकि कांग्रेस का संगठन दोबारा चार्ज हो सके। तीन दिन के सेशन में जीतू पटवारी पूरी टीम के साथ शिवराज सिंह चौहान की खिलाफत करते बुधनी में नजर आएंगे। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बुधनी में कांग्रेस 380 बूथों में से सिर्फ 1.5 दर्जन बूथों पर ही मजबूत है, यानी 95% बूथ बीजेपी जीतती रही है। जाहिर है कमजोर संगठन की कप्तानी कर रहे जीतू पटवारी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। पदयात्रा के पहले जीतू पटवारी पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 से घटकर 63 रह गई है, जबकि अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर 163 पर आ गई है। दोनों उपचुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को वॉकओवर भी नहीं देना चाहती। लेकिन इस वॉकओवर को किस तरह से कम किया जा सके, इसकी तैयारी में, इसके कवायद में जीतू पटवारी अब जुटने वाले हैं। वो बुधनी में एक पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो जीतू पटवारी पैदल चलें, उल्टे चलें, पीछे चलें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सीधे चलता है और सकारात्मक राजनीति पर चल के काम करता है। जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये संगठन कांग्रेस का हर जगह है। जीतू पटवारी जी उसको पुनः उसमें जान फूंक रहे हैं, चाहे वो टिफिन पार्टी के माध्यम से या पदयात्रा करके या हर तरह से वो संगठन के युवा उन लोगों को जागृत कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत ठोस तरीके से चुनाव लड़ेगी और हमने ये देखा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पदयात्रा के बाद जीतू पटवारी को खोई हुई प्रतिष्ठा मिल पाएगी और क्या कांग्रेस एक नई मजबूती के साथ नजर आएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल पंत कांग्रेस के प्रवक्ता है, गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मृणाल जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ। बीजेपी को तो पूरा भरोसा है, वो कह रहे हैं कि आप तो अपनी ही सीट नहीं बचा पाते, तो बुधनी जैसी बीजेपी की मजबूत सीट को, सेफ सीट को आप भला क्या ही कर पाएंगे। और देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं उल्टे चल लीजिए, सीधे चल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बुधनी आपका होने नहीं वाला है। देखिए मध्य प्रदेश में तो हम विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हमने तो वादा नहीं किया था कि धान की कीमत बढ़ा के 3100 कर देंगे और महिलाओं को 3000 रुपए महीना देंगे। हमने तो सीधी सीधी बात की थी। अब ये सब वादे पूरे नहीं करके कर्ज में डूबे हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो 300 करोड़ का विमान खरीद के उस पर यात्रा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनके साथियों के साथ उज्जैन के आसपास जमीनें खरीद ली और उनकी कीमतों को और बढ़ाने के लिए वहां रिंग रोड बना रहे हैं। हम तो पहले भी गांधी के लोग थे, पैदल चलते थे, आज भी पैदल चलेंगे और पैदल चलते हुए ही जनता के बीच में जाके जनता की आवाज उठाते हुए ये चुनाव लड़ेंगे। यही संकल्प हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है और इसी संकल्प को साथ लेके जनता से की गई वादा खिलाफी बुधनी की जनता को याद दिलाने के लिए हम बीच बीच में पदयात्रा और संगठन के दूसरे कार्यक्रमों के साथ जाएंगे। यही हमारा कर्तव्य विपक्ष में रहते हुए है। सरकार को चेताएंगे, जनता को जगाएंगे। ठीक है गुलरेज जी, देखिए ये विपक्ष का काम है, वो बोल रहे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं। जो वादा खिलाफी हुई है, कई आरोप जो उन्होंने लगाए, उनका कहना है कि इसका जवाब बुधनी की जनता देगी और वो यही सब कुछ मुद्दे बुधनी की जनता के सामने रखेंगे पदयात्रा के जरिए। देश की जनता, बुधनी की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सभी जगह की जनता ये जानती है कि वादे पे कौन निभाता है, कौन कसौटी पर खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए कि यही सब फिजूल की झूठी बातें करके ये लोग गए थे लोकसभा में भी वोट मांगने। क्या हुआ, 29 के 29 साफ हो गए। लेकिन अच्छी बात है कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना चाहिए व्यक्ति को और मेहनत करने की कोशिश कर रहे तो अच्छा है। अगर नहीं करेंगे तो आप ही सोचिए, खुद अपना चुनाव हार गए जीतू पटवारी। विधानसभा बुरी तरह से उनके अध्यक्षी में कांग्रेस पार्टी हारी, लोकसभा हारी, अपनी होम टर्फ इंदौर बुरी तरह से हारे।
रहे, अपने कैंडिडेट को भी नहीं बचा पाए, उनके देखते देखते उनके अंतर्गत पूरी की पूरी पार्टी छोड़ के निकल रही है, निकल चुकी है और वो क्रम अभी भी चल रहा है। तो अगर ऐसे में भी मेहनत नहीं करेंगे और नतीजा कहीं फिर सिफर होना है। बाकी चुनौतियां तो बहुत है कांग्रेस के सामने, उन्हीं चुनौतियों के ऊपर हम चर्चा भी कर रहे हैं गुलरेज जी। ठीक है, मैं आ रही हूँ गुलरेज जी, और भी कुछ मेरे सवाल है जरूर मैं पूछूंगी। राजेश जी आप बताइए, क्योंकि राजनीति में हमने देखा है कि पदयात्रा बहुत कमाल कर जाती है, मतलब अर्श से फर्श पर पहुंचाने का काम कर देती है पदयात्रा। लेकिन बुधनी बहुत ज्यादा सेफ सीट, मजबूत गढ़ बीजेपी का, तो आपको लगता है कि ये पदयात्रा कुछ कमाल कर पाएगी, शिवराज सिंह चौहान जैसा पांव पांव समर्थन मिल पाएगा जीतू पटवारी को? देखिए, पदयात्रा जो है पब्लिक से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा और एक बहुत प्रभावी साधन है, और महात्मा गांधी से लेके कई नेताओं ने इस पदयात्रा के जरिए जो है जनता से अपने आप को जोड़ा है। तो अगर पदयात्रा जीतू यात्रा कर रहे हैं, या इसके पहले की जो अध्यक्ष थे अजय सिंह थे, या आपके अरुण यादव थे, इन्होंने पदयात्रा की थी, हालांकि उनको पदयात्रा के बीच में ही पद से हटा दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन पदयात्रा का फायदा तो होता है। राहुल गांधी का एक आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए कि जब वो जनता से दूर और थाईलैंड और विदेश घूमते थे तब क्या असर था, और जब वो उन्होंने देश में पदयात्रा शुरू की तो कांग्रेस को फायदा रहा। तो पदयात्रा अच्छी बात है, लेकिन अभी जो बुधनी या आपका जो रावत का रामनिवास रावत का क्षेत्र है जी, वहाँ पर अभी पदयात्रा का इतना असर होगा या हो पाएगा, इसका मुझे बहुत आशंका है। ठीक है, ये मृणाल जी से पूछ लेते हैं। मृणाल जी, सिर्फ नाम के लिए पदयात्रा निकालना है, कार्यकर्ताओं को दोबारा रिचार्ज करना है, या फिर वाकई एक पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरी मतलब आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली कि हाँ हम बुधनी जीतना चाहते हैं, या सिर्फ नाम के लिए? जब पदयात्रा कोई भी नेता करता है तो उसका लक्ष्य होता है जनता से बेहतर तरीके से संवाद, व्यवस्थित संवाद। अभी चुनाव का कार्यक्रम बुधनी में घोषित नहीं हुआ, अभी से हम वहां जनता से संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारी गंभीरता को दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है कि जनता के बीच में हम इस बात को भी लेकर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं है जब झूठे वादे करके चुनाव लड़ चुकी और सत्ता में आई, ये लगातार कई बार ये काम कर चुकी। और भी कई तरह के सवाल बुधनी की जनता के सामने हैं। सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कह के पूरे देश में एक वातावरण बनाती है, और बुधनी में उसने तैयारी कर रखी है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिवार के ही किसी सदस्य को वापस विधानसभा का चुनाव लड़ाएगा। तो ये कैसी स्थिति है, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। ठीक है, इसका उत्तर गुलरेज जी बता पाएंगे। गुलरेज जी बताइए कि यहाँ पर परिवारवाद का कुछ नमूना देखने को मिलेगा, क्योंकि मृणाल जी तो कह रहे हैं कि उनके ही परिवार से किसी को टिकट देने की तैयारी, तो थोड़ा हमें भी पता चल जाए कि क्या होने वाला है बुधनी में। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी इस तरह की जब बात करती है ना तो अपने दागों को छुपाने के लिए करती है, हल्का करने के लिए करती है, क्योंकि इनका पूरा चेहरा दागों से भरा हुआ है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे बुधनी हो या कोई भी सीट क्यों ना हो, जिसके ऊपर संगठन की मोहर लगेगी, और संगठन की मोहर हमारे यहाँ लगती है वार्ड से, पन्ना प्रमुख से, मंडल से, जिले से, प्रदेश से और राष्ट्रीय इकाई से, उसी को टिकट मिलता है। वो हमेशा जो होता है वो कमल के फूल वाला ही होता है, किसी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं होता। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कौन क्या है, जिसको संगठन चाहेगा वही चुनाव लड़ेगा। और ये आप निश्चित, आपको जब आपने कई बार इस बारे में डिबेट कर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई चीज भी नहीं चलने वाली है, चलेगी एक ही चीज, कमल के फूल का संगठन। कहा गया कार्यकर्ता ने वहां पार्टी की लड़ाई दी, उसको कब मौका देंगे? भैया कार्यकर्ता को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपने देखा मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके पिताजी एक गरीब मजदूर आदमी थे उसको मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस जैसा नहीं होता है कि या तो बनाएगा कार्यकर्ता नहीं थे, पूर्व मंत्री थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जब राजा पिछले मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री दिया जो खुद के प्राइवेट जेट रखता है। कार्यकर्ता तो बेचारा देखता रह गया जब कांग्रेस से आए हुए 30 लोगों को आपकी पार्टी ने टिकट दे दिया। हमारे कैडर का आपकी पार्टी का कार्यकर्ता सुबह शाम सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि
आप ये बताइए कि क्या शिवराज सिंह चौहान के परिवार से तो किसी को टिकट नहीं मिल रहा है ना? वो यही चाह रहे हैं कि कोई दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलेगा ना, क्योंकि परिवारवाद को लेकर के हावी बहुत रहती है बीजेपी, कांग्रेस पर हमेशा से हमलावर रहती है। आकांक्षा, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे तो उसका जवाब क्या दूंगा? प्रवक्ता का कार्य ये होता है कि जब कोई निर्णय होता है हम उसमें बात करते हैं, लेकिन ये जरूरी पार्टी का निर्णय है और लिखित निर्णय है कि जो कुछ भी होना है वो कार्यकर्ता का ही होना है। ठीक है, लेकिन मृणाल जी, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि चलिए जब फाइनल हो जाएगा तब तो तस्वीर क्लियर हो ही जाएगी कि किसे वहां से टिकट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस किस हिसाब से वहां पर किसे वहां पर टिकट देगी? क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ सीट है बीजेपी की, लगातार मुख्यमंत्री वहां से रहे शिवराज सिंह चौहान, जीतते आए हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए तो ये टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है उस सीट पे जिसे आप लोग कठिन मानते हैं। वहां भी 6 दावेदार सुबह शाम टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। उनमें से कई नौजवान हैं, सालों से संघर्ष करते आए हैं। 2 दावेदार ऐसे हैं जो लगातार एक बार से ज्यादा वहां पर जिला पंचायत का चुनाव जीतते आए हैं। ये कहना गलत है कि वहां पर कांग्रेस के नेताओं की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कम है। पहले की बात अलग थी, इसलिए अलग थी कि बुधनी की जनता को लगता था कि हम जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि के तौर पे चुनते हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बुधनी की जनता की सीट में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छुरा घूम दिया, जिस व्यक्ति ने पूरा चुनाव मध्य प्रदेश के चुनाव में लड़ा, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको मौजूद में मक्खी की तरह बाहर निकाल करके कबूतर जैसा एक नाम निकाल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये विश्वासघात बुधनी की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे नहीं? इस विश्वासघात का जवाब यही सब बातें या नहीं? वो बदला लेगी कि नहीं? इस बात आती है। ठीक है मृणाल जी, गुरेश जी, एक मैं राजेश जी से पूछ लेती हूँ। राजेश जी, आपने बुधनी को करीब से देखा है, समझा भी है, तो बुधनी वासियों की अगर सोच की बात की जाए तो आपको लगता है कि क्या वाकई बीजेपी के किसी कैंडिडेट के अलावा किसी और पर भरोसा जताएंगे? क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी ही जीतते आई है, मजबूत गढ़ है बुधनी। उसके बाद हम फिर विजयपुर भी जरूर चर्चा करेंगे। नहीं, एक बार बीजेपी से कांग्रेस से विधायक जीते थे बुधनी से, लेकिन वो भी किरार समाज के थे जिसका बाहुल्य वहाँ पर है, और बुधनी जो है वो किरार बाहुल्य समाज का है जिसका शिवराज सिंह प्रतिनिधित्व करते हैं। और पहले अपना शिवराज सिंह चौहान ने जो है वहाँ पर उसको बहुत कंसोलिडेट किया है उस सीट को, और बहुत ही नरिशमेंट किया है। पद उनको पाँव वाले भैया कहा जाता था, उन्होंने पाँव बुद्धि को नापा है। और वहाँ पर बुधनी से जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, चाहे शिवराज सिंह के परिवार से हो, चाहे शिवराज सिंह के परिवार के बाहर का हो, वो कांग्रेस के लिए। अब आपको पता है कि पिछला चुनाव जब हुआ था बुधनी से 18 में, तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला था, और अरुण यादव को वहाँ से खंडवा से लेके आए थे। हाँ। तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। और रामनिवास रावत का जो क्षेत्र है विजयपुर, श्योपुर जो है, जी। वहाँ पर भी जो है विजयपुर जो क्षेत्र श्योपुर जिले में, वहाँ पर भी उनको कोई बहुत ज़्यादा लीड मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रामनिवास रावत अब मंत्री बन गए हैं। जी। और उनको पूरा सत्ता संगठन का सहयोग मिलेगा, और जो भी पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन रामनिवास रावत की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। सीताराम आदिवासी ने साफ कह दिया है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं बागी भी हो सकता हूं। तो गुरेश जी, चुनौतियां कम नहीं है। एक तो वो कांग्रेस की परंपरागत सीट, क्योंकि रामनिवास रावत वहीं से जीते हुए आए हैं, और अभी से वहां पर देखिए कुछ बगावती तेवर भी बीजेपी के ही लोगों की, तो विजयपुर को लेकर के थोड़ी स्थिति डावाडोल हो सकती है, क्योंकि अमरवाड़ा बहुत मार्जिनल ही जीते हैं आप लोग। बताऊं मैं आपको, एक मिनट में आ रही हूँ राजेश जी। संगठन बहुत प्रमुख चीज होती है। जी राजेश, मैं आ रही हूँ। गुरेश जी से मैं बस ये पूछ लूँ, फिर मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आप पूरा एनालिसिस बताइएगा। गुरेश जी, बात पूरी। कोई भी किसी की कोई परंपरागत नहीं होती, और लोकतंत्र में किसी का गढ़ या गढ़ी नहीं होती, और राजशाही में होती थी। लेकिन
जो सीट उसकी होती है जिसके पास संगठन होता है, जीवंत संगठन होता है, जो जीवन संपर्क रखता है आवाम के साथ। अब अगर आप उस सीट विशेष की बात करते हैं रामनिवास रावत जी की, तो वहां पर रामनिवास रावत जी का भी एक जीवंत संपर्क है आवाम के साथ। वो संगठन हमारा बहुत मजबूत है। देखिए, जब वो कांग्रेस पे थे तब भी वो मानते थे इस चीज को कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है, नीचे ग्रास रूट्स तक है। अब आप सोचिए कि उनके साथ जितने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो भी सब छोड़ के आ गए, कांग्रेस को लात मार के आ गए। तो अब वहां पर ना इनके पास नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है। आप खुद समझ सकते हैं नतीजे क्या होंगे। लेकिन गुलरेज जी, वो कार्यकर्ता जो लगातार इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी बीजेपी के साथ वहां पर तटस्थ था, हमेशा आपका साथ दिया, उन्हें तो छला हुआ महसूस होगा ना कि जब विपत्ति आई तो अब आप रामनिवास रावत पर भरोसा जता रहे हैं। अब तक तो वो आपको एक बैकएंड सपोर्ट देकर के रख रहे थे वो सभी लोग। देखिए, हमारा कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ा होता है, सत्ता के साथ, कुर्सी के साथ नहीं जुड़ा होता। वो विचार के लिए काम करता है और उसमें कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है। ये इररिस्पेक्टिव उसके पीछे संगठन खड़ा रहता है, हमेशा कोई भी प्रतिनिधित्व करे वहां पर। चलिए ठीक है, मृणाल जी आप बताइए, विजयपुर की राह आसान नहीं है। रामनिवास रावत कांग्रेस से लगातार जीतते आए और अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं, तो ऐसे में आपको लगता है ये पदयात्रा हो या फिर टिफिन पॉलिटिक्स हो कुछ कमाल कर पाएगी? और सबसे बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के पास यही कि लोकसभा हारे, फिर विधानसभा चुनाव हारे, बैक टू बैक 2 उपचुनाव हार गए, तो अब विजयपुर का क्या होगा? देखिए, विजयपुर से रामनिवास जी जीते जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जीते हैं। तो ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, कांग्रेस के प्रत्याशी की मानी जाएगी। और इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई संगठन अच्छा होता तो 6 बार रामनिवास रावत जी को कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत नहीं मिलती। इसका मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। कांग्रेस जीतती थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे और पार्टी के विचार के प्रति जनता के समर्पण और समर्थन के कारण जीतती थी। इन्हीं कारणों से हम वापस वहां पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक रामनिवास जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद की स्थिति है, तो वो तो रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। अजय विश्नोई जी से पूछ लीजिए, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं को भाजपा ने हमारी छाती पे बैठा दिया, कार्यकर्ताओं का सरेआम अपमान हो रहा है। उन पूर्व वन मंत्री जी से पूछ लीजिए, जो इस्तीफा देने के लिए दिल्ली तक चले गए थे और अपनी सांसद पत्नी का भी इस्तीफा साथ में लेकर गए थे। तो इतना असंतोष, इतना बवाल, इतना अंदरूनी विवाद भारतीय जनता पार्टी में है कि इस विवाद के चलते लेकिन मृणाल जी दिक्कत यही है ना कि कितना भी विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन जब बारी आती है चुनाव की तो वो सब लोग एकजुट होकर के जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप लोगों में इतनी टूट होती है कि चुनाव के पहले पूरी बिखर जाती है पार्टी, और इसके कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट है सर, ऐसा क्या आप लोग करने वाले हैं विजयपुर में, बुधनी में, कि आपको वाकई लगता है कि हाँ अब ये 2 उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी और कुछ एक कमाल कर पाएगी इन दोनों ही सीटों पर? पहली बात तो ग्वालियर चंबल की जनता की तासीरें मध्य प्रदेश की शेष हिस्से से बिल्कुल अलग है। वो सम्मान पर वोट देते हैं, वो परिस्थितियां देखकर वोट देते हैं, बहुत गहराई के साथ स्थिति को समझते हैं। और पिछले जब उपचुनाव हुए थे, इस बार के भी लोकसभा चुनाव हुए, तो आप देखेंगे कि 50,000 के कम अंतर वाली 3 लोकसभा की सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में थी, जहां कांग्रेस जीत के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गई। इसके कारण हमें पूरा विश्वास है कि विजयपुर की सीट हम चुनाव से जीतेंगे। ठीक है गुरप्रीत जी, बुधनी तो चलिए हम मान रहे हैं कि आप लोग जीत जाएंगे और उसको लेकर के काफी आश्वस्त भी हैं और ये हिस्ट्री भी ये रह रही है। हालांकि कुछ कमाल हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन विजयपुर मार्जिनल नंबर से आप ना जीते, इसके लिए क्या संगठन ने तैयारी की हुई? क्योंकि मृणाल जी भी यही कह रहे हैं कि यदि विजयपुर में आपका संगठन मजबूत होता तो बैक टू बैक लगातार 6 बार कांग्रेस के विधायक नहीं जीतते वहां से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, संगठन हमारा तब भी मजबूत था, लेकिन रामनिवास रावत जी का एक अच्छी पैठ है समाज में, वहां पर वो उसकी वजह से उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता था कांग्रेस पार्टी को। वो कांग्रेस का वोट नहीं था, जो एडिशनल कुछ वोट आते थे वो रामनिवास रावत जी के थे जो हमारे पास हैं। वो कांग्रेस के मृणाल पंत जी जो बातें कर रहे थे, आप याद कीजिए, अपनी लाइब्रेरीज खंगाल के देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस को त्याग के हमारे पास आए थे तब भी इन्होंने ऐसी ही बातें की थी। नतीजा क्या आया? 0 रहा। ठीक है राजेश जी, आप कुछ यहाँ पर सुझाव कांग्रेस को देना चाहेंगे? क्योंकि दोनों ही सीट, जैसा कि आपने कहा कि पदयात्रा को ज्यादा कमाल करती हुई नजर नहीं आएगी, फिर भी कुछ ऐसे सुझाव जिसके साथ कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में रहे। मृणाल जी भी आपको सुन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीताराम जो आदिवासी है वो सुब्बाराव के आंदोलन से निकल कर आए थे
और जब वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था तो एक झोपड़े में रहते थे और उनको वही उनका यूएसपी बना था और उसने ही जो है रामनिवास रावत को चुनाव हराया था। लेकिन बाद में हालत ये हुई कि सीताराम केसरी जो है मालावाल वीकली के चक्कर में फंस गए। उन्होंने 2 शादियां कर डाली और इसके कारण बीजेपी को उनका टिकट काटना पड़ा और रामनिवास रावत चुनाव जीत कर आ गए थे। और अब रामनिवास रावत चूँकि वहाँ पर निर्विवाद रूप से चुनौती उनके लिए कोई है नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता विकल्प है नहीं। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी मतलब मेरा कहना होता वो कांग्रेस के पास सामने कोई विकल्प है नहीं, तो रामनिवास रावत का जीतना पक्का है। चलिए, तो अब ये बात तो तय है कि साख का सवाल ये दोनों ही सीट है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अभी उपचुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद तैयारी होगी और फिर जब मैंडेट आएगा तो क्लियर हो ही जाएगा कि क्या कांग्रेस यहाँ पर कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। पदयात्रा जिस पर बवाल हो रहा है, कुछ कमाल होगा या नहीं। मृणाल जी, गुलरीत जी, राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा गर्म में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।